Hello learners, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। Encourage Edu यूट्यूब चैनल पे आज ये चौथा मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैंने 3 मॉक टेस्ट करवाए हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूंगी। और आप अपनी तैयारी का जायज़ा लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट 20 सवालों पर मुश्तमिल है। पिछले मॉक टेस्ट भी 20 सवालों पर मुश्तमिल थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं। उनके कमेंट से लग रहा है कि वो सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है स्कोर अच्छे भी हैं। बहुत तैयारी की मज़ीद ज़रूरत है। तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी तैयारी है, मज़ीद तैयारी करें, और जिनकी तैयारी नहीं भी है उनको भी तैयारी की ज़रूरत है। चलिए चौथे मॉक टेस्ट का पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, तलबा से पढ़ी हुई कहानी दोबारा से बयान करने को कहने से उस्ताद को किसकी जांच करने में मदद मिलेगी। एक तलबा है, स्टूडेंट्स कहानी पढ़ चुके हैं और टीचर उसे दोबारा उस कहानी को दोबारा बयान करने को कह रहे हैं। तो ऐसा करने में उस्ताद बच्चे की किस चीज़ को जांच कर पाएंगे? ज़हानत को, समझ की, तलफ़ुज़ की या इमला की। कहानी को बच्चा अगर अपने लफ्ज़ में बयान कर रहा है तो इस तरह बच्चे की समझ की जांच कर पाएंगे। बच्चा जो है पढ़ चुका है कहानी को और वो अपने लफ्ज़ में बयान कर रहा है, तो इसका मतलब वो समझ चुका है कहानी को, इसलिए बयान कर रहा है। तो ऐसे में उस्ताद को समझ की जांच करने में, तलबा की समझ की जांच करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। सवाल नंबर 2 है, उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लसानियत को फ़रोग़ देता है? कसीर लसानियत मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। बहुत सारी ज़बान बोलने वाली एक क्लासरूम है, बहुत सारी ज़बान बोलते हैं बच्चे उस क्लासरूम में। तो कौन सा सवाल टीचर पूछेगा जिससे बहुभाषिकता यानी कसीर लसानियत को फ़रोग़ मिलेगा? एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? टीचर ये सवाल अगर कर रहा है तो क्या बच्चे के अंदर या क्लासरूम में कसीर लसानियत को फ़रोग़ मिलेगा? या सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे। ये सवाल अगर टीचर करता है कि सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखे, सारे बच्चे को बोलता है, तो क्या इससे कसीर लसानियत को फ़रोग़ मिलेगा? या क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, इससे फ़रोग़ मिलेगा? या फिर क्या तुम ख़त लिख चुके हो? एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? तो जो एस्टिमेटेड ऊंचाई है बच्चे उसे बताएंगे। या फिर सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें। अगर टीचर बच्चों को कहते हैं कि सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखें, तो अगर अलग अलग रीजन के अलग अलग एरिया के बच्चे रहते हैं तो सब अपने एरिया की ज़बानों में नाम लिखेंगे सब्जियों के। तो इससे जो है कसीर लसानियत को फ़रोग़ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ये अगर है कि एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, या क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, इससे बच्चे जो है क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, बच्चे इसका जवाब हाँ या ना में देंगे। या क्या तुम ख़त लिख चुके हो, इससे बच्चे हाँ या ना में जवाब देंगे। इससे बहुभाषिकता या कसीर लसानियत को फ़रोग़ नहीं मिलेगा। लेकिन डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, अलग अलग रीजन, अलग अलग एरिया के बच्चे आए हुए हैं, तो वो अपने एरिया की ज़बानों में नाम लिखेंगे सब्जियों के, इससे कसीर लसानियत को फ़रोग़ मिलेगा। सवाल नंबर 3 है, बतौर हिकमत अमली कसीर लसानियत से मुराद है। स्ट्रेटेजी के तौर पर, टीचिंग की स्ट्रेटेजी जो होती है उसके तौर पर कसीर लसानियत से क्या मुराद है? स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस, स्कूल में बहुत सारी ज़बानों की टीचिंग, या तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमोजिश, या तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल, या फिर तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है कि तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल एक स्ट्रेटेजी के तौर पर टीचर इस्तेमाल करता है कि तलबा जो हैं उनकी ज़बानों का इस्तेमाल, उनकी ज़बान क्या होगी? उनकी मादरी ज़बान होगी। जहाँ से, जिस रीजन से, जिस एरिया से बच्चे आए हुए हैं उनकी अलग अलग ज़बान होती है। उन ज़बानों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये टीचर के लिए, अगर टीचर इसका इस्तेमाल करता है तो टीचर के लिए ये एक हिकमत अमली होगी, स्ट्रेटेजी होगी। और स्ट्रेटेजी के तौर पर अगर हम कसीर लसानियत को देखते हैं तो देखेंगे कि तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक हिकमत अमली है पढ़ाने की। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, इब्तदाई सतह पर ज़बान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है? माखज़ मतलब सोर्स। तो प्राइमरी लेवल पर ज़बान सीखने का सबसे
अहम सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? अखबार, अदब इत्फाल, क्लासरूम की सारी चीज़ें या कंप्यूटर। तो हम यहाँ इब्तदाई सतह पर बात करें, इब्तदाई सतह पर छोटे बच्चे होते हैं और वो ज़बान की आमोजिश कैसे करेंगे? तो अदब इत्फाल, बच्चों का जो लिटरेचर होता है उसके ज़रिए से वो एक अहम माखुज़ है, एक अहम सोर्स है बच्चों की ज़बान की आमोजिश के लिए इब्तदाई सतह पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है, जब तलबा मुलाजमत के बेहतरीन मौक़े के लिए ज़बान सीखते हैं तो ज़बान सीखने का महरिक होता है। जब स्टूडेंट्स मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए ज़बान सीखते हैं कि जॉब का बेहतरीन मौका उन्हें मिल जाए, ज़बान सीखते हैं, तो सीखने का कौन सा महरिक है, कौन सी मोटिवेशन है ये? खारजी यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, या मुलाजमत मरकूज़, या अना मरकूज़, या फितरी या बातनी? तो चूँकि बच्चे जो है मुलाजमत के लिए ज़बान सीख रहे हैं तो ये जो मोटिवेशन है वो खारजी होगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। छठा सवाल है, ज़बान की मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को खाली जगह का मौका फराहम करना है। ज़बान की एक इफ़ेक्टिव क्लास की हम अगर खुसूसियत देखें तो वो लर्नर को किस चीज़ का मौका फराहम करता है? नकल का, तामुल का, गलतियों को कम करने का, या फिर तय्युन कदर। तो अगर हम बोलेंगे कि ज़बान की इफ़ेक्टिव क्लास है तो उसकी खुसूसियत क्या होगी? उसकी खुसूसियत होगी कि बच्चों को तामुल करने का, इंटरेक्शन करने का मौका फराहम करते हैं। आमोज़गारों को यानी लर्नर को तामुल करने का मौका फराहम करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हुआ। सवाल नंबर 7 है, ये एक तहत-उश-शऊरी अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। एक तहत-उश-शऊरी अमल है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है और तलबा इसमें तरसील के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है? ज़बान की आमोजिश, ज़बान का इक्तसाब, लसानी महारत, या दूसरी ज़बान? ज़बान की आमोजिश अगर हम देखें तो इसमें हम ज़बान सीखते हैं या तलबा ज़बान सीखते हैं, और जब सीखना होता है तो वो शऊरी तौर पर होता है, यानी कॉन्शस वे में होता है, तो शऊरी तौर पर होगा वो। तो यहाँ कह रहा है सवाल में कि तहत-उश-शऊरी अमल है, यानी इसमें शऊर का कोई नहीं है। आपके या लर्नर के माइंड में, लर्नर के ब्रेन में पहले से ज़बान सीखने का एक आला मौजूद होता है और तलबा उस ज़बान का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ज़बान का इक्तसाब, ज़बान का अर्जन खुद ब खुद हो जाता है। इसके लिए आपको कोई शऊर की ज़रूरत नहीं है और न ही आपको कोई एफ़र्ट की ज़रूरत है, एफ़र्ट लगाना नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हुआ। ज़बान का इक्तसाब एक तहत-उश-शऊरी अमल है, तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। सवाल नंबर 8 है, मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल खाली जगह और खाली जगह की आमोजिश का हिस्सा है। रंग बिरंगे तस्वीर से सजे माहौल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। खानदगी और ज़बान की आमोजिश का हिस्सा है। सवाल नंबर 9 है, हर ज़बान के अपने क़वायद हैं और ये रियासत के ताबे होते हैं, यानी इस स्टेट के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं, रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं, या उसूल के ताबे होते हैं। ये बात सही है कि हर ज़बान, जितनी भी लैंग्वेज है, उसकी अपनी ग्रामर होती है, अपने क़वायद होते हैं, और वो किसके ताबे होते हैं? ग्रामर के कुछ उसूल होते हैं। ज़बान के ग्रामर के उसूल होते हैं तो वो उसूल के ताबे होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10 है, एक ज़बान बोलने वाले दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है। कोई एक ज़बान बोलता है और अपने उसी ज़बान के दौरान जब वो बात करता है या बोलता है तो दूसरी ज़बान का जुमला या अल्फाज भी अपने जुमले में इस्तेमाल कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ज़बान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, ज़बान की मुंतकली, काबिल फ़हम गुफ्तगू करना, या समाजी रवैये। मतलब अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बोलते बोलते बीच में हम इंग्लिश का भी कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ज़बान की मुंतकली हुई। एक ज़बान बोलते बोलते हम दूसरी ज़बान का भी उसी बीच में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसे हम ज़बान की मुंतकली कहते हैं। अगला सवाल है, माख़ज़ की हैसियत से कसीर लसानियत का मतलब है
سورس کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے؟ بچے کی زبان ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، بچے کی زبان کا جو لفظ ہے، جو بھی وہ لفظ بول رہا ہے بچہ، اس کے لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، مطلب اسی سے ملتا جلتا دوسرا ورڈ فراہم کرنا، یا درسیات سے پرے زبان کی تدریس، درسیات سلیبس سے ہٹ کے زبان کو پڑھایا جائے، یا آموزگاروں کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال، یا کئی زبانوں کی آموزش۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہے، آموزگاروں کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورس کے طور پر کثیر لسانیت کا کیا مطلب ہے؟ تو آموزگاروں کی جو زبان ہے اس کو اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا جائے تدریس کے دوران۔ سوال نمبر 12 ہے، سہ لسانی فارمولا کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے۔ سہ لسانی فارمولا کے مطابق تیسری زبان کون سی ہے؟ صرف سنسکرت، صرف کوئی غیر ملکی زبان۔ تو یہاں صرف جیسے آیا ویسے ہی ہم آپشن کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، کیونکہ صرف جو ہے ہمارا نیگیٹو ٹیگ ورڈ ہے۔ تو اب 2 آپشن بچے ہیں، ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے لیے علیحدہ، یا پھر پورے ملک میں ایک جیسی۔ سہ لسانی فارمولا کے مطابق تیسری زبان کیا ہوتی ہے؟ تو ایک ہندی بولنے والی، ہندی بولا جائے، اور جس اسٹیٹ میں ہندی نہیں بولی جاتی وہاں اس اسٹیٹ کی زبان، یہ سہ لسانی فارمولا کے مطابق تیسری زبان ہوئی۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، زبان کی آموزش میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کس کی؟ ترتیب کی، خود اعتمادی کی، آموزشی رویے کی، یا ترجمے کی۔ اسٹوڈنٹ کوئی زبان سیکھ رہا ہے تو اس میں ترتیب کی اہمیت ہوتی ہے، زبان کی ترتیب ہوگی، ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم جو ہے زبان کی ترتیب ہوتی ہے، زبان کا الفابیٹ ہوتا ہے، اس کی گرامر ہوتی ہے، تو سب چیزیں ترتیب سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے آموزشی رویہ بھی ہونا چاہیے، آپ کا سیکھنے کا رویہ ہوگا تبھی آپ نئی زبان کی آموزش کر پائیں گے۔ اور ترجمے کی، جب ہم کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو ترجمے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹرانسلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ان ساری چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن آپشن نمبر 2 جو ہے خود اعتمادی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم کوئی زبان کی آموزش کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی ہوگی تبھی ہم زبان کی آموزش کر پائیں گے، تو خود اعتمادی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی زبان کی آموزش میں۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، زبان کی کلاس روم میں ادب کی تدریس سے مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک زبان کی کلاس ہے، اس میں لٹریچر کی ٹیچنگ ہو رہی ہے، تو اس سے کس مقصد کی تکمیل ہوگی، یعنی کون سا مقصد پورا ہوگا؟ زبان کی آموزش، غور و فکر اور قواعد کا فروغ۔ اگر لٹریچر ہم پڑھا رہے ہیں تو اس میں زبان کی آموزش ہوگی، زبان سیکھے گا بچہ، تو یہ تو ہے زبان کی سیکھے گا، لیکن قواعد کا فروغ، لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے تو اس میں قواعد کا فروغ کیسے ہوگا؟ تو اس آپشن کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ اخلاقی اقدار کا فروغ، مصنف اس کے زمانے اور کاموں کے بارے میں علم۔ اگر ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو اس میں مصنف اس کے کاموں اور زبانوں کے بارے میں جان کے کیا کریں گے، یہ آپشن بھی ایلیمینیٹ ہو گیا۔ اب بچے ہیں 2 آپشن، زبان کی آموزش، ثقافت اور سماجی مسائل کے ادراک کا فروغ۔ اگر لٹریچر کی ٹیچنگ ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے ایک تو آپ زبان کی آموزش ہوگی، اس سے زبان سیکھیں گے، دوسرا لٹریچر میں جو ہے ثقافت، کلچر اور جو سماجی مسائل ہیں، سماج میں جو مسائل ہیں اس کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور اس کا فروغ ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح جواب ہوا۔ سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ بچوں کے اندر ہم زبان کی صلاحیت میں اضافہ چاہتے ہیں، بڑھوتری چاہتے ہیں، تو کون سا سوال مددگار ثابت ہوگا؟ لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، بچوں کو کہا جائے کہ لفظ ترجیح جو ہے اس پہ ایک ایک جملہ لکھے، یا پھر اپنے اور اپنی بہن کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کریں، بچے کو کہیں کہ اس کے اور اس کے بہن کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو تحریر کریں، یا پڑھی ہوئی نظم کے خالق کا نام لکھے، جو اس نے نظم پڑھی ہے اس کے رائٹر کا نام لکھے، یا پھر اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا نام۔ تو اگر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا نام لکھیں تو وہ سیدھے کتاب کا نام لکھ دیں گے، اس سے بچوں کے اندر زبان کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور پڑھی ہوئی نظم کے خالق کا نام بھی اگر ہم بولتے ہیں لکھنے کو تو اس سے بھی بچے کے اندر زبان کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اس کے اور اس کی بہن کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ مکالمہ، وہ ڈائلاگ اگر وہ لکھتے ہیں تو اس سے بچے کے اندر زبان کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس سے آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوا۔
क्योंकि इसमें बच्चों को अपनी पूरी समझ बूझ लगानी है। डायलॉग लिखने में, मुकालमा लिखने में बच्चे को अपनी पूरी समझ बूझ लगानी है और अपनी ज़बान का भी वो इस्तेमाल करेगा। सबसे बेहतर है बच्चों के अंदर ज़बान की सलाहियत में इजाफा पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है, बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर सीखता है, हासिल करता है, तक़वियत पहुँचाता है या नकल करता है। तो बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है, वो ना सीखता है, ना तक़वियत पहुँचाता है, ना नकल करता है। बच्चे खुद ब खुद हासिल कर लेता है, वो अर्जन करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हुआ। सवाल नंबर 17 है, ज़बान की रस्मी आमोजिश में कौन शामिल नहीं है। नहीं है पूछ रहा है या नेगेटिव क्वेश्चन है। तो ज़बान की रस्मी आमोजिश हम कहाँ पर करते हैं? स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, तो ज़बान की तजुर्बागाह में करते हैं, स्कूल में, ज़बान का तरबियती मरकज़ या फिर घर का माहौल। यहाँ पूछ रहा है कि रस्मी आमोजिश में कौन शामिल नहीं है। तो हम पहले देखेंगे कि रस्मी आमोजिश कहाँ कहाँ पे हो सकती है। ज़बान की तजुर्बागाह में रस्मी आमोजिश होती है, स्कूल में भी रस्मी आमोजिश होती है, ज़बान का तरबियती मरकज़ वहाँ भी रस्मी आमोजिश यानी फॉर्मल लर्निंग होती है। लेकिन घर के माहौल में हम रस्मी आमोजिश नहीं करते, इनफॉर्मल आमोजिश होती है, गैर रस्मी आमोजिश होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हुआ। सवाल नंबर 18 है, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? घर की ज़बान, मादरी ज़बान, दूसरी ज़बान या पहली ज़बान। तो हम देखें, अगर घर की ज़बान, यहाँ पूछ रहा है उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। घर की ज़बान हमारी वही होती है जो हमारी मादरी ज़बान होती है और इसे हम उस्ताद की मदद से या रस्मी माहौल में नहीं सीखते हैं। मादरी ज़बान भी वही हुआ, हम इसे ना उस्ताद की मदद से सीखते हैं ना रस्मी माहौल में सीखते हैं, ये खुद ब खुद हम सीख जाते हैं, अर्जन होता है इसका। दूसरी ज़बान हम रस्मी माहौल में उस्ताद की मदद से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, दर्ज झेल में से ज़बान सीखने के हवाले से कौन दुरुस्त है। हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, बच्चा स्कूल आकर ज़बान सीखता है, बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते, या बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। तो ये ज़बान सीखने के हवाले से दुरुस्त देखा जाए तो हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, ये बात सही है। ये नोम चॉम्स्की ने कही है कि हर बच्चा पैदाइशी सलाहियत लेके पैदा होता है कि वो ज़बान सीख पाए। बच्चा स्कूल आकर ज़बान सीखता है, ऐसी बात नहीं है। बच्चा स्कूल आने से पहले भी ज़बान जानता है। बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, ये गलत बात है। बच्चे के अंदर पैदाइशी सलाहियत होती है ज़बान सीखने की और बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है कि हर बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। सवाल नंबर 20 है, आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है। हिंदुस्तान का जो कानून है उसके 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है? 20, 22, 24 या 30। तो आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में 22 ज़बानों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो लर्नर्स, आज ये चौथा मॉक टेस्ट था। हमने 20 सवालात हल किए। आप सवालात को हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवालात सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।